मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के बारे में बात किया था, जिसका आज हम शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो क्लास है पिछले क्लास से ही लगभग जुड़ा हुआ है। क्यों? आप प्रश्न भी देख सकते हो, कुछ प्रश्न मैंने सेम टू सेम रखा है। ये आपको यकीन दिलाने के लिए कि हमारे लिए कॉन्सेप्ट कितना इम्पोर्टेंट है। समांतर श्रेणी कल के जो कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर सकता है और इसमें ज़्यादा ताकत है। कल का तो स्पेसिफिक फार्मूलाज हमने इस्तेमाल किया था, बनाया था, कुछ खास पैटर्न में ही वो क्वेश्चन बनाने में सहयोगी थे। आज का जबकि ये जो फार्मूला है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा, कल के क्वेश्चन को भी बना सकता है आसानी से, है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया होगा। समांतर श्रेणी या श्रेणी बोलूँगा मतलब पहले जो श्रेणी थे उन्हीं का एक प्रकार का रूप होगा। यहाँ पर देख सकते हो 1 से लेकर 100 तक का विषम संख्या के बारे में लिखा गया है, उनका योग करना है लिखा गया है। तो कल के क्लास में भी हमने वही किया था, लेकिन आज बनाने का तरीका थोड़ा अलग होगा, ध्यान से चीजों को समझा जा सकता है। तो हम शुरुआत करते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं? नाम में ही छुपा हुआ है वह श्रेणी जिसमें क्या हो, समान अंतर हो, समधन अंतर समांतर श्रेणी। तो प्रत्येक पद के बीच में क्या होगा, समान अंतर होगा। परिभाषाएं क्यों लिखा जाता है? बहुत सारे बच्चे जब टीचर भर्ती या फिर सीजी टेट है ना, एडवांस मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो वहाँ पर कभी कभी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, थ्योरी से क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है। इसमें से क्या सत्य है, क्या लिखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे श्रेणी जिसमें समान अंतर हो समांतर श्रेणी होगा, है ना। उसका व्युत्क्रम जो होता है वही हरात्मक श्रेणी होता है। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। जो आपको बताया जा रहा है उस पर आप फोकस करेंगे, एक सुंदर सा नोट्स बनाएंगे जिसमें आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ठीक, जैसे कि एक श्रेणी मैंने लिख रखा है यहाँ पर, वो समांतर श्रेणी का उदाहरण है। 2 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 11, 11 के बाद क्या है, 14। अब ये जो दिख रहा है यही समांतर श्रेणी है, क्योंकि इनके हर एक पद में 2 पद जो लेंगे वो 2 पद कुछ इस प्रकार से होगा। tn होगा पहला, तो दूसरा क्या होगा, tn+1। 1 है तो 2, 3 है तो 4, ऐसे। तो पदों को जब लेंगे तो वो इकट्ठा लेके अंतर देखेंगे, एक जगह लेकर देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 11 पद को 17वां पद से घटा दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समांतर श्रेणी में अंतर क्रमगत 2 पदों का अंतर को लिखा जाता है और सर्वांतर को हम d कहते हैं, जैसे कि यहाँ बताया है। और जो पहला पद आता है उसको प्रथम पद कहते हैं। जैसे कि इस श्रेणी में देखिएगा, उसका अगर हम प्रथम पद देखें तो a है जो कि 2 लिखा जाएगा। d क्या है, सर्वांतर, जो कि यहाँ पर 3 है, क्योंकि 2 और 5 का अंतर धनात्मक अंतर देखिएगा, इधर से इधर घटाना होता है। तो 5 ऋण 2 करेंगे तो 3 आएगा, 8 ऋण 5 करेंगे तो भी 3 आएगा। या फिर ऐसे कह सकते हो कि 2 में क्या जोड़े, 2 में क्या जोड़े कि क्या आए, 5 आए। तो इसीलिए लिखा है, देखो प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ा जाता है। सर्वांतर जोड़ेंगे 2 में कितना, 3, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर आगे वैसे क्या जोड़ेंगे, पहला पद में कितना जोड़ेंगे, 2d जोड़ेंगे, मतलब 3 दूनी 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2d मतलब 8 हो जाएगा। प्रथम पद में फिर क्या जोड़ेंगे, आप ध्यान से इस चीज को देख सकते हो। a, फिर क्या बोला मैंने, a प्लस में d और a प्लस में क्या, 2d, ऐसे बढ़ता रहता है। a प्लस में क्या, 3d। प्रथम पद में आप देखेंगे तो ये 2 है और दूसरा पद हमने क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो 5 एक्चुअल में क्या है, ध्यान से देखो तो a है पहला, a मतलब क्या हो जाएगा, 2 है, और d का मतलब हो जाएगा 3 है ना, तब 5 बना हुआ है। और यहाँ पर क्या है, तीसरा पद की बात करेंगे तो क्या है, 2 में 6 जोड़ा गया है। 6 को हम लिख सकते हैं क्या, 2d लिखेंगे, है ना। 2d तो 2 तो है, d का क्या है, इस प्रकार से 8 बनेगा, ध्यान से देख सकते हैं। और ये 2 फिर क्या लिखेंगे, 3d, d का वैल्यू कितना है हमारा, 3 है। तो ये हो जाएगा कितना, आप देख सकते हो हमारा चौथा पद 11 है। 11 कब बनेगा, 2 मतलब प्रथम पद में जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, 3d जोड़ेंगे। 3d का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 9, तो 9 2 11 होता है। तो ये सामान्य बातें हैं। जितना सुंदर आपका कॉन्सेप्ट होगा, आपका हर एक प्रश्न उतनी आसानी से बन पाएगा। जितना आप समय बचाओगे गणित में, बाकी जो छोटे छोटे क्वेश्चन और बनेंगे अलग सब्जेक्ट का, उस पर फोकस कर पाओगे। सबसे ज़्यादा चुनौती वाला जो प्रश्न बनते हैं बच्चों के लिए वो गणित का ही होता है, समय लेता है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छा पढ़ लिया, जान लिया, तो चुटकी में प्रश्न बन जाते हैं। कम से कम आप देखेंगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होगा जो केवल 10 सेकंड के अंदर बन जाते हैं। समझ आ रहा है? तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं समांतर श्रेणी का। अब परिभाषा के बाद उसके फार्मूला क्या होंगी। केवल और केवल आपका मुझे 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में
सारे फार्मूलाज आप याद कर सकते हो। पहला फार्मूला है nवां पद का सूत्र। nवां पद का सूत्र किस प्रकार से होता है, an लिखा जाता है या tn लिखा जाता है, वो होता है प्रथम पद n-1d, मतलब n पदों की संख्या आपको पता चल गया तब की बात है, n-1d, या फिर उसी को ज्ञात करना है तब की बात है ना। पदों की संख्या ज्ञात हो तो उसको अंतिम पद कहा जाएगा, अगर ना ज्ञात हो 10वां पद निकालो बोलेगा तो समझ जाना है कि अंतिम पद वही बनने वाला है आपके सोच के अनुसार से। जैसे कई बार पूछता है हमारे लिए अंतिम पद क्या होगा, अब ढूंढो, हमें समांतर श्रेणी पता चल गया तो अंतिम पद के लिए हमें बताया जाएगा कुछ नियम, तब हम जाके अंतिम पद निकाल सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन देखेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे उसको। योग का सूत्र मतलब पूरा समांतर श्रेणी में जितने पद हैं, 10 पद तक योग करना है, 15 तक करना है, 20 करना है, जो भी बोला उसमें योग करो बोलेगा तो उसका सूत्र होगा Sn इक्वल टू n कितना तक योग करना है, n/2 लिखेंगे, और 2a प्रथम पद हमें पता रहेगा, n पता रहेगा, n-1d ये सारे चीज़ें पता रहेगा। n मतलब संख्या कितने पद, उसमें एक कम करना है, d मतलब सर्वांतर। तो इस प्रकार से आसानी से लिख सकते हैं। एक फार्मूला और इसी को थोड़ा संशोधित करके मॉडिफाई करके हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, a प्लस में क्या L, a प्लस में L और सामने में क्या है n/2। वो कहाँ से आया, एक्चुअल में देखो पहला जो सूत्र था उस सूत्र को हमने थोड़ा सा तोड़ा मरोड़ा है, n अपॉन क्या था 2। अब मैं क्या करूँगा, 2a लिखा था, 2a को हमने क्या लिख दिया a प्लस a, तो a प्लस a लिख देंगे, ठीक है, a प्लस a, और ये जो बनेगा इधर फिर से लिख सकते हैं n-1d, जो कि आपको पहले दिख रहा था। ये पूरा फार्मूला में ये जैसा करता है ऐसा है, 2a को 2 भाग में कर दिया, एक भाग में इतना रखा, इसको मैं l कहता हूँ। तो अगर मुझे पहले पता हो प्रथम पद और अंतिम पद और पदों की संख्या क्या है तो आप आसानी से Sn अर्थात पदों का योग भी फटाक से निकाल सकते हो। जब अंतिम पद पता हो तो, ना पता हो तो ये फार्मूला लगाना है, और पता हो तो इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से पदों की संख्या ज्ञात करनी है तो पदों की संख्या n बराबर क्या होती है, अंतिम पद और प्रथम पद का अंतर, दोनों के नीचे में क्या रखेंगे, अपॉन में d को रखेंगे और बाद में प्लस में 1 करेंगे। अर्थात फार्मूला क्या है, हम इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं लिखा रहता लेकिन जो है कई बार बच्चे समझ नहीं पाते, l माइनस में a अपॉन d प्लस में क्या होगा 1 होगा। आई होप ये चीज़ें आपको दिख रहा होगा फार्मूला, है ना। तो चीज़ें याद रखेंगे, हम उपयोग करेंगे तो समझ आएगा आप सभी को। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं मिटा रहा हूँ। ये फार्मूला बना कैसा उसकी भी हम पुष्टि कर सकते हैं, आसानी से इसका आंसर बताया जा सकता है। देखिएगा ये फार्मूला कहाँ से आया होगा, फार्मूला ऊपर से आया है, ठीक है, वहाँ से हम फार्मूला बना सकते हैं। जिन भी विद्यार्थियों को अपना कॉन्सेप्ट ठीक रखना है तो वो स्क्रीनशॉट लेते रहें, चीज़ों को याद रखते रहें और अपना अच्छा सा एक नोट्स बना के रखें जिसमें रिवीजन कर पाओ। ठीक है, मैं हर क्लास में रिपीट करता हूँ ये बात को, क्यों करता हूँ इसका मतलब समझिएगा। जब आप पेपर के 5 दिन पहले पढ़ाई करोगे तो आपको फास्ट रिवीजन करना होगा, और मैथ्स को आप क्वेश्चन देख के रिवीजन नहीं कर सकते, कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर सकते हो तो ही आप क्वेश्चन बना सकते हो, अन्यथा बाहर हो, ये मान के चलना आप। ठीक है, तो मैं इन सबको मिटाता हूँ, ध्यान से देखें, चीज़ों को समझें। हमारे पास फार्मूला ये कैसे बना होगा, इसी से बना हुआ है। L इक्वल टू या An इक्वल टू क्या होता है, वो होता है a प्लस में क्या, a प्लस में n-1d, ये होता है हमारा फार्मूला अंतिम पद निकालने का या An निकालने का। जब मुझे An बोला होता तो इसका अर्थ है कि पदों की संख्या ज्ञात है, लेकिन कई बार पदों की संख्या ना दे करके अंतिम पद दिया रहता है, हमें नहीं पता। तो अंतिम पद दिया हो तो क्या करें, फिर L हमें पता है, उसका सूत्र है ये इस प्रकार से, तो हम लिखेंगे L में आप माइनस क्या करेंगे, a इधर आ गया, अब इधर क्या बच गया है n-1 और d। अब ये d गुड़ा है उसको फिर क्या ले लेते हैं नीचे में, d नीचे में आ जाएगा तो इधर क्या बच जाएगा n-1, फिर हम क्या करेंगे इस 1 को इधर ले आएंगे तो L माइनस a अपॉन में d, और ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा और n के बराबर आएगा। तो n बराबर इसलिए ये सूत्र लिखा गया है, अंतिम पद पता हो, प्रथम पद पता हो और सर्वांतर पता हो तो आसानी से कुल पद कितने थे ज्ञात किया जा सकता है। ध्यान से चीज़ों को समझने का प्रयास करना है ना। तो ये सारे फार्मूला हमने आपके साथ डिस्कस किया, आप चीज़ों को याद रखेंगे। अब एग्जाम्पल को समझें। एग्जाम्पल क्या है, 1 से लेकर 100 तक कितने विषम संख्याएं हैं, है ना, या फिर सॉरी विषम संख्या का योग क्या होगा पूछा है, कितने होंगे पूछेगा तो भी बता सकते हैं, 50 होगा भाई, सिंपल सी बात है। 1 2 3 ऐसे करते करते आप देखेंगे 99 और 100। तो इसमें से कुछ विषम संख्या है, कुछ सम संख्या है। तो विषम संख्या क्या है, 1 है, 1 के बाद क्या है 3 है,
3 के बाद 5 है, 5 के बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा 97 होगा, 97 के बाद क्या होगा 99 होगा। ये विषम संख्याएं हैं, इन्हीं संख्याओं का योग करना है। तो कुल पद कितने होंगे? देखिए 100 अंक थे, 100 संख्याएं थे 1 से लेकर 100 तक, कुल 100 प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं में इसमें 50 क्या होगा विषम होगा और 50 क्या होगा सम होगा, है ना। अल्टरनेटिव एक विषम एक सम, एक विषम एक सम आता रहता है। अब ध्यान से देखिए, इस बात को समझे तो हमें पता चलेगा हमारा 50 पदों की संख्या होगी, 50 क्या होगी पदों की संख्या होगी। तो कल का अगर हमें पुराना कॉन्सेप्ट याद रखूं तो विषम संख्याओं का योग का सूत्र, लेकिन प्रथम विषम संख्याओं का योग का सूत्र ऐसा लिखा था। तो ये केवल तब काम करता है जब कोई 1 से स्टार्ट हो, है ना, विषम संख्या पूछे और 1 से आपको पूछे, तब आप जो है बिल्कुल इस सूत्र को इस्तेमाल करेंगे, 50 का वर्ग कर देंगे तो उत्तर हमारा क्या आ जाएगा n स्क्वायर, अर्थात ये जो है आपको बता रहा है कितना होगा योग, ये Sn के बराबर होगा, वो हो जाएगा 2500, है ना। क्यों? वर्ग है मतलब शून्य का 2 शून्य लिख देंगे, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, ये आपका आंसर होता। हम जो है ऐसे आपको समझाना चाहते हैं कि पुराने क्वेश्चन भी बन सकते हैं आज के इस कॉन्सेप्ट से, और लेकिन कुछ अगर इसमें क्या कर दिया जाए, बदलाव कर दिया जाए। अभी 100 से लेकर क्या पूछ दिया, 200 तक पूछ दे, तो आप जो है पुराने सूत्र के माध्यम से नहीं बना पाओगे। 100 से लेकर 200 तक के विषम संख्याओं का अगर क्या पूछे, योग पूछे, तो आपको इस सूत्र का इस्तेमाल करना जो है महंगा पड़ जाएगा, आप गलत कर बैठोगे, आंसर समझ सकते हो। ये तभी इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात कल का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब 1 से स्टार्ट हो। तो हमें तो पता चल गया है कि 2500 हमारा आंसर होगा। अगर हम पुराने तरीके से सोचे तो ये प्रश्न जो है उसके उपयोग में था, क्योंकि 1 से शुरुआत किया गया है ना। टेंशन लेना नहीं है आप लोग को, मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, है ना। जब भी कोई 1 से शुरुआत करो और ये विषम संख्या को योग करो पूछेगा, तो आप डायरेक्ट ये सूत्र लगा सकते हो, और हमारे पास समांतर श्रेणी का जो सूत्र है वो हर जगह काम आएगा, इसकी जगह पर भी काम आएगा। अब इसी को हम समांतर श्रेणी की मदद से भी बना सकते हैं, तो भी आंसर 2500 आएगा। करके देखें, देखिए ध्यान से, हमने इसलिए फार्मूला लिख रखा है। तो ये समांतर श्रेणी है कि नहीं, कोई भी विषम संख्या जब बनता है तो 2 का योग से बनता है। 1 से शुरुआत होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, ऐसे करते करते जाएगा। तो प्रथम पद a क्या होगा 1 होगा, और आप जानते हो सर्वांतर d क्या है, सब में 2 का अंतर होता है हर विषम संख्या में, और लास्ट संख्या क्या है 99। अगर मैं सूत्र का उपयोग करके क्या करूं, Sn को निकालूं, तो अभी मैंने यहां पर सूत्र लिखा है, उसको ध्यान से देखो। जब मुझे पता है n क्या है, पदों की संख्या कुल कितने हैं 50 विषम है यहाँ पर, तो मैं आंसर निकाल सकता हूँ। ये जो है अब बोलेंगे कि सर इसको लंबा क्यों बनाया जब छोटा बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हम समझाने के लिए एग्जाम्पल का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो हमारा हो जाएगा n/2 फार्मूला है, a प्लस में क्या है l है। ये केवल एग्जाम्पल है बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि एक ही प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं करके, और पेपर में तो आपको पुराना तरीका ही इस्तेमाल करना है। यदि 1 से चीजें इस्तेमाल किया जाए, 1 से पूछा जाए कोई प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं, 50 पद की संख्या है बटे 2 लिखेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो l 50 हमारे पास है ना कुल पद है, और a प्रथम पद है, l अंतिम पद क्या है 99 है। तो भी आंसर हमारा सेम आएगा, बिल्कुल आएगा। ये आ जाएगा 25, और 25 गुणित यहाँ पर क्या रहेगा 100, तो 25 गुणित 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2500। तो इस तरीके से भी आंसर सेम आएगा कि नहीं। तो ये समझाना चाहता था मैं कि देखो कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दूसरा क्वेश्चन हम बनाकर देखते हैं, दूसरा प्रश्न का आप आंसर दे सकते हो आसानी से, पुराने तरीके से भी और नए तरीके से भी। आप सभी जो है इस सबका स्क्रीनशॉट लेते रहें, याद रखते रहें, और जो हम PDF प्रोवाइड करेंगे उसमें ऐसे सॉल्यूशन हम नहीं दे पाएंगे, है ना। हाँ, क्वेश्चन देंगे आपको, ये जो लिखा गया है इन सभी का PDF प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। आपको याद है पिछले क्लास में हमने आंसर ये निकाला था मेरे ख्याल से, ठीक है, बिल्कुल वही निकाला था। तो प्रथम प्राकृत संख्या मतलब क्या है 50 तक, 1 के बाद 2 के बाद क्या है 3 के बाद क्या है, इस प्रकार से चलता रहेगा 4, और अंत में 50। आपको सूत्र याद होगा, तो हमने सूत्र बताया था n+1 अपॉन में क्या था 2, ऐसे करके। और कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर, ध्यान से देख सकते हो। n मतलब कुल 50 अंक है, 50 संख्या है, सॉरी 50 अंक बोल रहा हूँ, 50 संख्या है यहाँ पर 1 से लेकर, और यहाँ पर क्या है 51, और बटे में क्या है 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 25
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 51। आप जो है लिख सकते हो, देख सकते हो, आंसर अपना बता सकते हो। कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1275 आ जाएगा। ठीक है, 1275 कैसे हुआ दिख रहा है आप लोग को, ये भैया 5 का गुणा कर देंगे या फिर 1 का गुणा कर देंगे, इस प्रकार से आपका आंसर आना चाहिए। यहाँ पर 5 5 6 25 का 5 और ये 2 और 5 दूनी 10, 10 2 12 और ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 12 हो गया। कई तरीके हैं बताने के, तो ये आपका 1200 कितना आ गया, 1275 हमारा आंसर है। आप सभी जानते हो, तो हम क्या इसको इस सूत्र के माध्यम से भी बना सकते थे। अगर अंतिम पद पता है तो बिल्कुल पता है, हम उस सूत्र से बनाएंगे, यही फार्मूला बन जाएगा वापस, है ना। तो समांतर श्रेणी का फार्मूला उपयोग करके भी यही आंसर आएगा। हम ये व्याख्या करना चाहते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है, यह क्वेश्चन बिल्कुल भी पुराने सूत्र से नहीं बन सकते, समांतर श्रेणी इन्हीं सूत्र से ही बन सकता है। पुराना तरीके से अब काम नहीं चलेगा। ये क्वेश्चन में काम चल सकता था क्योंकि 1 से शुरुआत होगा, प्रथम लिखा है। ये क्वेश्चन पुराने तरीके से भी बन सकता है और अभी से भी बन सकता है, अभी जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये 1 से चालू हुआ है, तो 1 से चालू होगा तो चीजें काम की होंगी, अगर नहीं है तो फिर थोड़ा गड़बड़ होगा। जैसे कि इस प्रश्न का हम उत्तर दे सकते हैं, ध्यान से देख सकते हो। पहले इसका हम समांतर श्रेणी विधि से हम उत्तर दें तो क्या आएगा भाई, पदों की संख्या ज्ञात है क्या, ठीक है, पता है हमें कितना पद है, कुल 50, ठीक है। और हमारा सूत्र क्या होता है, n/2, वही चाहेगा सूत्र, ध्यान से देखना, n/2। प्रथम पद क्या है, a मतलब यहाँ पर प्रथम पद है 1, और फिर अंतिम पद क्या है 50, 50 मतलब हो जाएगा ये इस प्रकार से 50 है ना। तो आप देख सकते हो कुल पदों की संख्या 50 है और बटे 2 और गुणित यहाँ पर क्या था 51 आएगा। तो फिर भी जितना आपने पहले लिखा था वही आएगा, 25 गुणित क्या 51, 25 गुणित 51 का मतलब कितना होगा, बोलेंगे 1275 जो हमने किया था वो। बात समझ आ गया आप लोग को, तो यही हमारा आंसर होगा, सेम टू सेम, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनाएंगे, ध्यान से देखते हैं। हमारा श्रेणी जो है उसको लिख लेते हैं, 37 है, 37 के बाद क्या है 33 है, 33 के बाद क्या है 29 है और ऋण 29 है ना सभी, ठीक है। इस प्रकार से आगे बढ़ता रहेगा। प्रथम 12 पदों का योग क्या होगा, कितने प्रकार से आप जो है आंसर बता सकते हो। पहली बात तो हालत खराब हो जाएगी, कोई बच्चा लगातार इसमें ये करेगा, जोड़ेगा, फिर आगे और इसमें 3 कम करते जाएगा पैटर्नों को समझ के, और फिर जाके 12 पद ये निकालने के बाद उसका योग करेगा तो समय लग जाएगा। भाई हम जानते हैं कि भैया यहाँ पर एक श्रेणी बन रहा है, ये श्रेणी क्या है, ये AP है, क्या है ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है कि नहीं, ये AP हमें दिख रहा है। अंतिम पद नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे प्रथम पद पता है। प्रथम पद क्या है, वो 37 है। सबके बीच में अंतर क्या है, ध्यान से देखें तो D कितना है 4 है। देखो इसमें अंतर करोगे तो क्या आएगा, 33 ऋण 37 बराबर आप देखेंगे तो 4 आएगा, या फिर बोलेंगे 37 में 4 जोड़ेंगे तो 33 बनेगा, 33 में 4 जोड़े होंगे तो क्या बनेगा, ये जो है 29 बनेगा। मतलब सर्वांतर क्या है, इनके बीच में सबका अंतर क्या है, वो 4 है, ठीक है, अच्छी बात है। 12 पदों का योग, 12 पदों का योग, तो हमारे पास सूत्र है जी 12 पदों का योग। ये सूत्र इस्तेमाल में नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ अंतिम पद नहीं पता है। अंतिम पद पता हो तो ये सूत्र को इस्तेमाल करना है, जब ना पता हो तो इसका इस्तेमाल करना है। और n कितना दिया गया है यहाँ पर, n मतलब 12 है ना, n जो है वह लिखा गया है 12 बताया गया है, तो आसानी से SN निकाल सकते हैं। SN मतलब 12वां पद के योग के बारे में बात चल रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 12/2, फिर लिखेंगे 2a, 2a मतलब हो जाएगा a, आप ध्यान से देख सकते हो ऋण 37 है। फिर हम आगे बढ़ेंगे 12 ऋण 1 और D क्या है, D सर्वांतर है, D जो है सर्वांतर जो कि 4 दिया गया है इस प्रकार से। अब यहाँ से जो आंसर आएगा उसको आप ध्यान से देख सकते हो, बाहर में क्या है ये 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 37 को गुणा कर देते हैं, है ना, 2 गुणित 37 या 37 गुणित 2 एक ही मतलब है, वो भी ऋणात्मक आएगा। तो 7 दूनी 14 का 4 और 1, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये 7 है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो, वो दिख भी रहा था, ऋण कितना आ जाएगा 74 आ जाएगा। मैं बिना गुणा किए भी देख सकता हूँ, लेकिन कई बार बच्चों को परेशानी होती है मेरे ऐसे हरकतों से, इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को भी सिंपल बात को भी थोड़ा लिखूँ करके, ठीक। अब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 ऋण 1 11, 11 4 गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44। अब भाई आगे हम बढ़ेंगे, कितना आ जाएगा आंसर, मुझे दिख रहा है ठीक, यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, आंसर दिख रहा है
वो इस प्रकार से 30 आएगा अंदर में, है ना, क्षेत्र 18। ओके, दिख रहा है 180 आएगा, वो भी ऋणात्मक में आएगा, है ना, दिख रहा है ना, क्षेत्र 18 0 1 लिख देंगे और ऋणात्मक, तो ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है कि नहीं। जब कॉन्सेप्ट पता हो तभी सिंपल है होगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो यहाँ पर बच्चे क्या किए होते, 37 33, फिर क्या किए, मान लो दिख रहा है 29, 3 का 4 जोड़ते जा रहे हैं, फिर क्या कम करेंगे, 4 कम करेंगे, ऐसे भी बोल सकते हैं, है ना, 27 27 में फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 23 23 में फिर क्या लिखेंगे, 19, ऐसे करते करते जाएंगे, सभी 12 संख्या को लिखेंगे, फिर उनका जोड़ना घटाना करेंगे, योग करेंगे, जो कि आपके लिए थोड़ा खतरा हो सकता है, समय लेगा ना, समय हमें बचाना होता है, इसलिए जो है। तो मेरे ख्याल से ये प्रश्न का उत्तर आप समझ पाए होंगे, कितना कारगर ये हमारा कॉन्सेप्ट है, कितना जरूरी कॉन्सेप्ट है, ये भी समझ आ रहा होगा, है ना। ठीक है, ध्यान से देखें, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखा है ना, ये कोई विशेष बुक से नहीं है, बहुत सारे जो है अलग अलग डाटा को मैं एनालिसिस करके क्वेश्चन पेपर उठा के उनको क्या करता हूं, एक कलेक्शन बनाता हूं, देन उसको सॉल्व करता हूं। मेरे पास आंसर इसका होता नहीं है, कुछ का होता है, कुछ को अपने नोट्स में पहले से बना के रखा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस, है ना, इतना साल से मैं जब पढ़ा रहा हूं तो मुझे बहुत सारी बातें पता है ना, और कुछ क्वेश्चंस मैं ऐड करता हूं अलग अलग सोर्स से, अलग अलग क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं, ताकि आप बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाओ और अपने एग्जाम में आपको सफलता मिले। हर शिक्षक का ये चाहत होती है। देखिए, चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्या पुराना क्वेश्चन है, बिल्कुल पुराना क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो, सम संख्या का योग का सूत्र, सम संख्या का योग का सूत्र याद होगा आप लोग को, तो उसके माध्यम से बनाया जा सकता है ना। तो सम संख्या का योग का सूत्र क्या था, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, आपको ये उत्तर याद होगा, 1440 आंसर, 1600 कितना है, 1640 आंसर आता है करके। और वो सूत्र क्या था, वो सूत्र इस प्रकार से था, सम संख्याओं का सूत्र होता है, ये जो है, अगर सम संख्या क्रमागत हो तो, क्रमागत कहने का मतलब 1 के बाद से शुरुआत हो, मतलब 1 से लेकर 80 तक की बात किया यहाँ, ऐसा मान सकते हो, केवल सम संख्याओं को, तभी सूत्र इस्तेमाल में आते थे। तो n और उसके बाद क्या होता है, n-1, है ना, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, n-1 करके। आप सभी को फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, यही फार्मूला है कि नहीं, एक बार चेक करें, अपना जो पुराने नोट्स हैं उनके माध्यम से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। अच्छा, ये n-1 नहीं होगा, n+1 होगा, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। n मतलब कितना होगा, कितने संख्या होंगी टोटल 1 से लेकर 80 तक, या फिर बोलूंगा 2 धन 4 धन 6, तो पुराना एक बार दोबारा लिख रहे हैं, 40 गुणित 1 40, 40 गुणित 1 40, तो आप जो है 4 चौक 16, आप देख पा रहे हो, 4 चौक 16 और 16 फिर से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40, इस प्रकार से आपका आंसर आता था, ठीक। तो हम समांतर श्रेणी की मदद से भी उत्तर वही निकालेंगे, ये मैं पुष्टि करने के लिए क्वेश्चन को रखा हूं कि ये कितना कारगर है। मैं बार बार इस बात को रिपीट करता हूं, मेरे बात में वजन डालने का प्रयास करता हूं, ताकि बच्चे मेरे लक्ष्य को समझ पाएं, है ना, और महसूस कर पाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने वही क्वेश्चन क्यों उठाया जब बना चुके हैं, तो इसके पीछे रीजन यही है, कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। तो हम जो है, हमारे जो एडवांस क्लासेस चलेंगी, उस एडवांस क्लासेस में हर प्रकार के क्वेश्चन हम कम से कम एक एक टॉपिक से 100-100 150 क्वेश्चन बना सकते हैं। और मेरे एक बार बताने के बाद आप जो है कम से कम एक क्वेश्चन के पीछे आप जो है 100 क्वेश्चन और बना सकते हो, उसका उत्तर दे सकते हो। जितने भी परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको बना सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी की मदद से इसको हम कैसे बनाएंगे। पहला पद क्या है, 2, फिर क्या है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, आप देख पा रहे हो अंतिम पद क्या है, 80 है। हर पदों के बीच के अंतर क्या है, 2 है। प्रथम पद a बराबर क्या है, 2 है। और अंतर की बात करेंगे d, मतलब 2 का अंतर है, वो भी क्या है, 2 है। कुल पदों की संख्या क्या है, नहीं पता तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है मुझे, लेकिन n जो है कितना है, 40 है, हर कोई जान रहा है ना, 40 आएगा। अच्छा, और क्या पता है हमें, l भी पता है हम लोग को, जितना पता है सब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एल कितना है, एल जो है, मान लो डी को आपने मेंशन नहीं किया तो भी काम बन सकता है। एल कितना है, एल है हमारे पास 80। तो हमारे पास फार्मूला होता है एस एन के लिए, कुल पदों का योग क्या होगा, बोलेंगे एन अपॉन में 2, फिर ए प्लस में एल, है ना। तो एन क्या है, 40 है, 40/2 लिखेंगे। ए मतलब क्या है, ये प्रथम पद है। एल मतलब क्या है, अंतिम पद है। अंतिम पद क्या है, 80 है। हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, बाहर में रहेगा 20 और अंदर में रह जाएगा क्या, 20, और यहाँ पर हो जाएगा 82, है ना। ये काट देंगे तो 20 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 82 हो जाएगा। अब इनको आपस में गुणा करके देख लो,
है ना, 2 का गुणा कीजिए और शून्य लगाइए यहाँ पर, है ना। तो हम 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 2 अट्ठे 16 और ये शून्य का पीछे में इस प्रकार से आ जाना। तो 1640 अभी भी बन रहा है। तो आप समझ सकते हो कोई भी क्वेश्चन आसानी से बनाया जा सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि कल का जो क्लास है और आज का क्लास दोनों एक साथ आप कवर कर सकते हो, दोनों को मर्ज कर सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को जानबूझ के अलग किया इसकी वैल्यू समझाने के लिए कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा करके, है ना। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर 5वां, ये भी हम बना चुके हैं, इसका भी हम उत्तर दे देंगे आसानी से। ठीक है, ये आप सभी स्क्रीनशॉट फिर से लेके रखो, चीज़ों को याद रखो ताकि आप लिख पाओ अच्छे से, है ना। वैसे तो पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे लेकिन सॉल्यूशन भी आपके पास होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा होगा। तो इनको मैं मिटा देता हूँ, ध्यान से देखें क्या होगा। हमारा जो है ये जो क्वेश्चन है पुराना तरीके से मैं अब नहीं बनाऊंगा, अपने तरीके से याद रख लीजिएगा आप लोग। मैंने बता भी दिया था कि भाई प्रथम 35 विषम संख्या है, तो पहला तो 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद ऐसे बढ़ते बढ़ते जाओगे, 3 के बाद 5 होगा विषम संख्या। 35 विषम संख्या 70 तक जाने से मिलता है ना। लास्ट विषम संख्या इतना होता है, आपको याद होगा, है ना। और सीधा सूत्र होगा तो क्या होगा, n स्क्वायर के माध्यम से 35 गुणित 35 करेंगे। आपको ये भी याद होगा कि वर्ग करने के आसान तरीके मैंने समझाया था, है ना। 35 का वर्ग कर दीजिए, 35 का वर्ग करेंगे तो आंसर कितना आता है, 35 का वर्ग करने से 1225 आता है। आपको ये सभी बातें याद है। हम जो है आज के क्लास में समांतर श्रेणी को वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए समांतर श्रेणी की मदद से काम करेंगे। प्रथम पद क्या है, 1 है, ठीक है। और कितना है हमारे पास, सर्वांतर d 2 है। हर किसी को पता होना चाहिए, हर विषम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है और सभी विषम संख्या के बीच में भी 2 का अंतर होता है। अंतिम पद l क्या है, अंतिम पद इतना है। प्रश्न में 35 पद दे दिए गए हैं, मतलब n बराबर कितना है, n बराबर 35 है। ये भी हमने लिख दिया, मेंशन कर दिया। Sn बराबर सूत्र क्या होता है, इस सूत्र की मदद से भी वही आएगा, 35 का स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पर 35 रहेगा और नीचे में बटे 2 रहेगा गुणित, ठीक है। सूत्र आपको समझ आ रहा है ना, सूत्र ऐसे ही है। मैं बार बार लिखता हूं ताकि याद रहे करके, n/2 जितना क्वेश्चन रहेगा उतना बार लिखूंगा तो आपको याद हो जाएंगे, इसलिए मैं दोबारा लिख देता हूं, है ना। a प्लस में l, है ना, ये हमारा सूत्र है ना। d ना समझने से हमारे पास n मतलब 35 है, 35 बटे 2 है। प्रथम पद क्या है, प्रथम पद है हमारे पास वो है 1। अंतिम पद क्या है, अंतिम पद ध्यान से देखो, ये है अंतिम पद, ये वाला, है ना। क्योंकि 35 1 से लेकर 35 विषम संख्या, लास्ट विषम संख्या 35वां ये है। 34वां क्या है, 34वां जो है ये है, 67 है। प्रथम तो ये है, दूसरा ये है, इस प्रकार से। तो अंतिम हमें पता है वो है इस प्रकार से 69, है ना। गलती से कई बार मैं 59 कह दूं तो बुरा ना मानना, 69 है। अब इनको जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। फिर से क्या लिखेंगे, बाहर में 35 है, 70 को 2 से काटेंगे, फिर से क्या आएगा, 35 आएगा, मतलब उत्तर वही है। ये वेरीफाई करने के लिए मैं चीजों को समझा रहा हूं, है ना, ठीक है। इसलिए अगर 1 से चालू हुआ है तो पहला सूत्र के माध्यम से ही उत्तर आएगा, इतना इकड़म तिकड़म करने की जरूरत नहीं होगी। मैं तो इसकी वैल्यूज क्रिएट करने के लिए ये सभी जो है बातें आपके समक्ष रख रहा हूं। अगर 1 से लेकर 35 जो है विषम संख्या को खोजो बोलेगा तो आप यही तरीका अपनाइएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। जल्दी बनाना है क्योंकि आपको कुछ समय बचाना होता है। मैं तो केवल और केवल इसको वैल्यू दे रहा हूं कि देखो कितना शानदार ये हो सकता है, कई प्रश्नों को बना सकता है, इसमें इतनी ताकत है, ये बताने के लिए, ठीक है। आपका 5 प्रश्न का आंसर हमने दे दिया। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहां समांतर श्रेणी को समझो तो ये तो प्रथम से शुरुआत नहीं हुआ है, अलग तरीके का श्रेणी है। तो पुराने कोई भी जो हमारा कॉन्सेप्ट था और वो जो हमारा फार्मूला था वो काम नहीं आएगा, क्योंकि ये श्रेणी दिख गया अलग तरीके से है। एक की बात नहीं हो रही है, कोई पैटर्न जब देखेंगे तो समांतर श्रेणी का पैटर्न बनने वाला है। तो मैं इसको फिर से मिटा रहा हूं, आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर को लिखिए। आगे हम बढ़ते हैं, क्या है समांतर श्रेणी हमारा एपी क्या है, एपी गिवन है। एपी जो गिवन है वो कुछ इस प्रकार से है, पहले 3 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 18 है, ऐसे करते करते में कौन सा पद कितना होगा, 78 होगा। इसमें से कौन सा पद 78 होगा, मतलब 78 तक जाने के लिए, जैसे ये पहुंचते पहुंचते जाएंगे तो कहीं 78 होगा, लेकिन वो किस नंबर का पद है, ऐसा कौन सा पद में जाएंगे। जैसे ये प्रथम है में 3 है, दूसरा में क्या है, ये जो है द्वितीय में 8 है, तृतीय में कितना है 12 है। तो कौन सा वाला पद होगा जो कि 78 का स्थान रहेगा वो, है ना। 78 का स्थान कौन सा है, क्या 18वां है या जो है ये
76 है या 16 है या 74 है। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ए का वैल्यू कितना दिया गया है? ए का वैल्यू 3 दिया गया है। अब डी का वैल्यू देख लो, डी का वैल्यू क्या है? इनके बीच की अंतर सबका समझिएगा, कितना अंतर रखा गया है ना, 12 कितना जोड़ा जा रहा है? 3 में कितना जोड़ा जा रहा है? ध्यान से देखें, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। ये प्रश्न में थोड़ा सा गलती है, यहाँ पर 13 होगा, है ना। देख के क्यों समझ आ गया कि अंतर समान नहीं बन रहे थे, है ना। तो यहाँ पर 13 है जी, इसको मैं सही कर रहा हूँ। कई बार प्रश्न हल्का फुल्का मैं गलती कर देता हूँ और समझ आता है जब हल करते हैं तो इनके बीच में अंतर देखो, 5 जोड़ा तो कितना आया? 8 आया। फिर से 5 जोड़ा तो क्या आया? 13। 13 में 5 जोड़ा तो क्या आएगा? 18। इस प्रकार से, है ना। कई बार ऐसा होता है, इसमें से कौन सा संख्या विसंगत है करके, अगर 12 होता, अभी आप प्री डीएड बीएड के स्टूडेंट होते तो आप उसको फाइंड आउट करते कि भैया वो समांतर श्रेणी के बीच में उल्लंघन कर रहा है, बाकी पद में ठीक है करके। 18 में 5 जोड़ने के बाद और लिखा होता आगे कुछ, है ना। इस प्रकार से बात को समझ जाते कि कौन सा गलत है करके। ठीक है, चलिए हम देखते हैं डी कितना दिया गया है। डी जो है यहाँ पर पता चल रहा है 5 है। ओके, ठीक है। अब 78 जो होगा वो अंतिम पद होगा मेरे लिए। फिलहाल मैं मान के चलता हूँ 78 क्या है? वो अंतिम पद है, मैं मान लेता हूँ एल है वो। ठीक है, क्यों ऐसा कहा? कोई पूछे तो देखो भाई, मुझे उसके आगे नहीं जाना है, मुझे आगे से मतलब नहीं है, मुझे एक फिक्स वैल्यू चाहिए। वो जो है एक पद है और उस पद को मैं मेरे लिए अंतिम पद मान लूँ तो 78 है, यहाँ तक मुझे जाना है, तो मैंने ऐसा कह दिया। आपको क्या पूछा गया है? कौन सा नंबर का पद? या तो इस सूत्र से भी आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन हमें समेशन निकालना पड़ेगा, है ना, उसमें दिक्कत होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले जो हमारा सूत्र है उसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं? एन निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास सूत्र है, उसके माध्यम से एन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कई तरीके हैं निकालने का। तो हम अंतिम सूत्र का प्रयोग करेंगे। अंतिम सूत्र ही जो है पहले से ही आया है, तो हम पहले का उपयोग करके हम कठिन और नहीं करेंगे फालतू का। n इक्वल टू कौन सा नंबर का पद है पता चल जाएगा, n का मान क्या है पता चल जाएगा। अंतिम पद क्या है? 78 है। फिर प्रथम पद क्या है? प्रथम पद 3 है। फार्मूला लिख देते हैं याद कराने के लिए, तो l माइनस में a अपॉन में d प्लस में 1 होता है। ठीक है, तो n इक्वल टू ये l है हमारा 78, उसमें क्या कम करेंगे हम लोग? a कम करेंगे, है ना। क्या कम करेंगे? a मतलब 3। अब नीचे में d कितना है? 5 है ना। ये मेरा d है और a है, दोनों में अंतर समझिएगा, और प्लस में 1 करेंगे। फिर आगे बढ़ाएंगे, 3 कम कीजिए। किस में 3 कम करना है आपको? 3 कम करेंगे 78 में, तो बन जाएगा 75। 75 बटे 5 धन 1। तो आपको पता चल रहा होगा इसमें कितना आ जाने वाला है। ये देखो ध्यान से, 15 आएगा। 15 या 75 हो जाएगा। और यहाँ पर सॉरी मैंने क्या बोला, 15 या 75, भाई 15 आएगा। 15 धन 1 मतलब क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 16 होगा। बहुत सिंपल है, फटाफट करेंगे। ये समझाने के लिए मैं स्लो काम करता हूँ। आपको लगेगा, मान लो आप जो है आप टाइमर ऑन कर लो, सर तो खुद बोलते हैं 15 सेकंड 20 सेकंड में आंसर देंगे करके, और वो तो खुद जो है 1 मिनट लगाते हैं। आपको समझाने के लिए मैं जितना स्लो बताऊँगा उतना आपको समझ आएगा। अगर मैं करना चाहूँ तो जो है हो सकता है कि 10 सेकंड में फटाफट लिख दूँ, क्योंकि फार्मूला याद है। तो मैं इसको लिखूंगा थोड़ी ना, मैं सीधा अपने वैल्यूज को पुट करूंगा फटाफट। 75 बटे 5 धन 1 करता, उत्तर फट से टिक मारता, क्योंकि मुझे सारे फार्मूलाज पता है। आपको भी पता रहेगा, बहुत सारे मेरे साथी हैं उन सबको पता होगा। तो आप जो है अपने तरीके से काम करेंगे, लेकिन वो लगातार प्रैक्टिस के बाद होगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और देख पा रहे हैं। क्या क्वेश्चन है? 1 से लेकर 2019 तक कुल कितने सम संख्या है, या विषम संख्या भी पूछ सकता है, कितने सम संख्या है। तो हम सम संख्या देखते हैं, खोजते हैं क्या सम संख्या आएंगी। विषम संख्या जो भी पूछा जाएगा सभी का उत्तर आसानी से दिया जा सकता है, सम हो या विषम हो। जितने भी संख्या पूछेंगे सब संख्या का हम आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके। एक आंख और क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। सीजी टेट का क्वेश्चन मैं जो है निकाल के रखा हूँ आप लोग के लिए, यहीं पे लिख देंगे। पहले इसको हम कवर करते हैं, क्या आएगा आंसर, ध्यान से देखें। 1 से लेकर 19 तक जाना है, सॉरी 2019 तक जाना है, और आपको कुल सम संख्या ढूंढना है। तो पहला सम संख्या क्या है जी? पहला सम संख्या है वो 2 है। ठीक है, उसके बाद 4 है, 4 के बाद क्या है? फिर 6 है। ऐसे करते करते जाएंगे और
2018 तक सम संख्या मिलेगा, 2019 लिखूंगा तो वो क्या होगा 2019, तो विषम संख्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, अब इसमें सर्वांतर तो समझ आता है, ये हमारा श्रेणी बन जाएगा, समांतर श्रेणी बन जाएगा। प्रथम पद क्या है, वह 2 है, और सर्वांतर डी कितना है, वो भी 2 है। अंतिम पद कितना है, एल क्या है, वो है 2018 है। डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे, एन पूछा जा रहा है आपको, कुल कितने हैं, कुल कितने, तो भाई हमारे पास सम संख्याओं का क्या बन गया, एक सीरीज बन गया, श्रेणी बन गया, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गया। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं, अगर जब भी आपको पूछे ऐसा, एल पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, तो हमारा आंसर निकल जाता है एन इक्वल टू, मैं बार बार फार्मूला को लिखता रहूंगा ताकि आपको समझ आए, एल माइनस में ए अपॉन डी प्लस में 1 होता है, तो एन का वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, मिलेगा हमें एल का वैल्यू कितना है 2018 में ए कम करेंगे मतलब क्या 2, है ना, और नीचे में डिवाइड करेंगे डी भी क्या है 2 धन 1 करेंगे, तो एल इक्वल टू 2018 में आप 2 कम करोगे तो हो जाएगा 2016 बटे 2, और ये धन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आपको आंसर अब समझ आना चाहिए कितना हम यहाँ पर प्राप्त करने वाले हैं। ठीक, अगर 2016 को पकड़ूं, उसको 2 से भाग दो तो जस्ट आधा हो जाएगा, इसका आधा है, 2 का भाग देना मतलब क्या होता है, चीज़ों को आधा करना। तो 2016 का आधा क्या होता है 1008 होता है, 1008 होता है, 1008 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1009 हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, है ना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखेंगे, बात समझिए। मैंने यहाँ पर और 3 क्वेश्चन लिख रखा है, इन 3 क्वेश्चन का भी हमें क्या करना है आंसर देना है ना, 8वां 9वां 10वां, और कुछ क्वेश्चन आपको हम स्क्रीन में दिखाएंगे, है ना, लास्ट में उन क्वेश्चन का भी आपको क्या करना है आंसर देना है, और वो बहुत ही सिंपल होगा, ऐसे ही प्रश्न होंगे लगभग, है ना। ये जो प्रश्न लिखा है CGPSC 2014 में, और ये प्रश्न 2012 टेट में, और एक 2022 टेट में आया हुआ है ना, CG टेट में। ओके, तो हम देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप सभी स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे सभी प्रश्नों का। ठीक है, ध्यान से देखें, पहला प्रश्न क्या कहता है, पहला प्रश्न में क्या बोला गया है, एक श्रेणी दिया गया है, उस श्रेणी में क्या करना है हम लोग को, पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कितनी पद है ये ज्ञात करना है, अर्थात n ज्ञात करना है। n ज्ञात करने का सूत्र ये है, आप सभी को पता है। तो श्रेणी को लिख देते हैं, ये ऋण 3 है, फिर 1 है, फिर 5 है, फिर क्या है 9 है, इस प्रकार से 101 है ना, अंतिम पद है। तो देखो प्रथम पद a बराबर क्या है -3 है, ये क्या श्रेणी समांतर है, बिल्कुल समांतर है। देखो इसमें अगर आप क्या जोड़ते हो, ऋण 3 में 4 जोड़ते हो तो कितना बनता है 1 बनता है। अब 1 में आप 4 जोड़ते हो तो 5 बनता है, 5 में आप 4 जोड़ते हो तो क्या बनता है 9 बनता है। तो ये बात समझ आ रहा है कि समांतर श्रेणी है, D हमेशा इसका 4 होगा, ये भी स्पष्ट है। तो A पता चल गया, D पता चल गया, और अंतिम पद L पता चल गया, वह कितना दिया गया है 101 दिया है। कुल पदों की संख्या क्या होगी, बहुत ही सामान्य प्रश्न है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छा है तब की बात है ना, इसलिए बार बार हम कॉन्सेप्ट बारे में बात करते रहते हैं। हमारा फार्मूला n निकालने का क्या है, n इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, अंतिम पद l माइनस a प्रथम पद है, और ये अपॉन में सर्वांतर d होगा। तो n इक्वल टू l कितना है 101, और प्रथम पद क्या है वो है ऋण 3, तो ऋण 3 यहाँ लिख देते हैं, और फिर क्या है सर्वांतर क्या है 4 है, और धन 1 कर देंगे। ठीक, तो हमारा आंसर क्या होगा, ध्यान से देख सकते हो, फटाक से हम आंसर लिख सकते हैं। 101 में कितना जोड़ देंगे 3 जुड़ जाएगा, क्योंकि ऋण ऋण धन हो जाएगा, और यहाँ पर बटे 4 और धन 1, तो n इक्वल टू क्या आएगा, ये हो जाएगा 104 बटे 4 धन 1। ठीक है, तो n इक्वल टू 4 से भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, है ना, इसको आप भाग देंगे तो कई बार जो है बहुत सारे बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती, है ना, मैथ्स वाले होते हैं तो फटाक से कर लेते हैं। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, और यहाँ पर 2 रहेगा, और ये हो जाएगा 4 छिक्का 24, और 1 जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 छिक्का 24 है ना, तो 27 आएगा पद, कितना आएगा 27 आएगा।
4 6 का 24, ये जो है 8 लिखा, घटाया 2 आया और 2, ये 4 को मैंने लिखा तो बना 24, 24 को मैं भाग दूंगा 4 से तो 6 आएगा, अर्थात 26, 26 धन 1 क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो बहुत ही सामान्य प्रश्न है, ठीक है। ओके, पेपर में केवल और केवल ये जो है 30 सेकंड के अंदर कर सकते हो, हर प्रश्न के लिए 1 मिनट नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उस फैक्टर को समझना होता है, ठीक। अब देखते हैं हमारा 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन और शानदार है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन हो वो आपको परेशान कर सकता है अगर कॉन्सेप्ट ना पता हो तो। देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन सरलीकरण में भी आएगा। सरलीकरण में पूछा जाएगा कि 1 से लेकर 1000 तक कितनी संख्या है जो 3 से भाग जाएंगी, कितने संख्या, मतलब इस फार्मूला का इस्तेमाल किया जा सकता है कॉन्सेप्ट पता हो तो। 7 से कितनी संख्या भाग जाएंगी, 8 से कितनी संख्या भाग जाएंगी, उसको खोजेंगे कितने संख्या होती हैं करके। 1 से लेकर 100 तक कितने संख्या जो है 9 से भाग जाता होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे, उनको भी हम बना सकते हैं अगर हमारा जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें, अपने कॉपी में जरूर इसको स्थान दें। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, समझिएगा क्या। बाकी किसी सब्जेक्ट का नोट्स ना बनाओ तो चलेगा, लेकिन मैथ्स का नोट्स बनाना ही पड़ेगा। नोट्स रहेगा तो रिविजन कर पाओगे, नोट्स ऐसे दिमाग में सेव नहीं कर सकते उसको, है ना। तो ध्यान से देखें, तो 200 से लेकर 400 के बीच में कितनी संख्या है जो 7 से, है ना। यहां पर प्रश्न क्या है, 7 से है, मैं लिखना भूल गया हूं। 7 से भाग जाती है, उनका योग क्या होगा। 7 से भाग जाती है वो भी खोजना है, और कितनी संख्या है उसको भी खोजेंगे तभी काम कर पाएंगे, है ना। तो उनका योग भी बताना है, संख्या कितनी है वो तो नहीं बताना है, योग बताना है। तो कितनी है वो जरूरी है, वो जानना जरूरी है। तो प्रश्न 2 तरीके से पूछ सकता था, कितनी संख्या है उसको खोजो या फिर उनके योग को खोजो। तो देखिएगा, 200 के बाद या 200 के आसपास 7 से भाग जाने वाली संख्या 200 तो नहीं है, 200 से पीछे आना नहीं है, 200 से आगे जाएंगे। तो पहली संख्या कैसे पता चलेगा, कई बार जो है सोचते हैं कि मैं कैसे पता करूं कि संख्या कैसे निकालना है। देखो, 200 के बाद एक संख्या आएगा, पहले 7 से इसको भाग दे के देख लो, है ना। 7 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी यहाँ पर आपने लिख दिया 14, यहाँ पर आ जाएगा 6, ये आपने लिख दिया क्या, 0 लिख दिया, और 7 7 49, 7 8 56, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 8 56, तो ये है आपका 56। अब क्या करेंगे, 7 8 56, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 8 56, कितना आ गया 4। अगर मैं आगे और संख्या ढूंढूं तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। ये 4 और रहता तो संख्या किससे भाग जाती, 7 से भाग जाती। मेरे पास वो संख्या गायब है, अर्थात कम है, उस संख्या को मैं यहाँ जोड़ दूंगा तो मेरा पहला संख्या मिलेगा। 4 में ऐसा क्या जोड़े कि आपको क्या मिल जाए, 7 या 7 से भाग जाने वाली संख्या मिल जाए। आप बोलेंगे 3, तो पूरा संख्या में आप 3 जोड़ेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 7 से भाग जाएगा। बहुत जल्दी कर सकते हो इसको, है ना। ऐसे सोचते रहोगे तो फिर परेशान हो जाओगे। तो जो भी संख्या होगा उसके इर्द गिर्द अगर 7 से भाग जाने वाला, 8 से 9 से जो भी बोलेगा, आप क्या करना, फटाक से 7 से भाग देना, उसको ऐसे करते करते जाना और अंतिम शेषफल को देखना। अंतिम शेषफल क्या था, मैं दोबारा लिखता हूं, 4 था, तो 4 तो 7 से भाग जाता नहीं, तो ऐसा क्या जोड़ूं आगे जाकर, तो 3 जोड़ेंगे। तो 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमेशा 7 से भाग जाएगा, ये 7 बन जाएगा। तो पूरा संख्या पे 3 जोड़ेंगे, मतलब पहला संख्या ऐसा होगा 203। 203 पहला संख्या होगा जो कि 7 से भाग जाएगा। अब मुझे 400 तक जाना है तो बीच में और संख्या तो आएंगी ना, तो आप साथ साथ जोड़ते जाओ, क्योंकि कोई संख्या अगर कहीं से भाग जाता है मतलब उतना अगर आप योग करते जाएं तो हम हमेशा संख्या उस संख्या से भाग जाता रहता है। जैसे कोई संख्या 8 से भाग जाता है तो 8 में 8 जोड़ूंगा तो 16 भाग जाएगा, 16 में 8 जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, वो 24 होगा, 24 भी भाग जाएगा। मतलब सब में जिस संख्या से भाग जाता है वो संख्या योग भी होते रहते हैं, आगे इंक्रीज होता रहता है। इस प्रकार से आप जान सकते हो। तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, 200, ये 7 जोड़ दो भाई, 10 हो जाएगा, 217 हो जाएगा। ऐसे करते करते अंतिम संख्या को समझना चाहें, अंतिम संख्या अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो अंतिम संख्या नहीं पता तो 400 के आसपास फटाक से जाओ, और 400 के आसपास में उधर तो नहीं जा सकते, पीछे आना है आपको। तो यहाँ जोड़े थे वहाँ कम करेंगे, ढूंढ सकते हैं हम लोग फटाक से, सबको लिख नहीं सकते, यहाँ पर संभव नहीं है लिखना। तो फिर से अंतिम संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, है ना, 7 छक्का 42, 7 पंचे 35 करते हैं, 7 पंचे 35, तो यहाँ पर आ जाएगा 5, 5 के लिए लिखेंगे 0 तो 50, और फिर आगे बढ़ाएंगे
7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 7 49 बोलना चाहिए, 7 7 49, 7 7 49 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 7 49, एक शेषफल रह जा रहा है, तो शेषफल को पीछे लाना है, खींचना है। तो आपको ये एक दिख रहा है ना, एक जितना शेषफल आया उतना कम कर देना है, जिस संख्या को भाग दे रहे हो, 7 से भाग दे रहे थे उतना कम करना है। बात समझ आ रहा है? जबकि शुरुआत जब करते हैं, प्रथम संख्या ढूंढना होता है तो अलग होता है, शेषफल में क्या जोड़े, जबकि अंतिम संख्या ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, क्या घटाएं, तो घटाएं शेषफल को। तो मैं अगर यहां अंतिम संख्या ये लिख दूं, क्या लिख दूं, 399, तो 399 एक ऐसी संख्या है जो हमेशा किससे भाग जाएगी, हमेशा भाग जाएगी, वह है 7 से। बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। तो कुल पदों को हम निकाल सकते हैं, पदों के माध्यम से हम उस योग को भी ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन फटाफट करेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे। तो ए क्या है, ए है 203 और डी क्या है 7, सब में 7 का अंतर बनेगा, 7 से भाग देते हैं मतलब 7 का अंतर आगे बढ़ता रहेगा। अंतिम पद एल कितना है, 399, ठीक है 399। अब मुझे एन पहले निकालना है, एन अगर निकल जाएगा तो मैं इसके माध्यम से उत्तर बता सकता हूं एस एन क्या आएगा। तो एल निकाल चुका है ना, सॉरी, हम एन निकालेंगे, एन पहले होगा। तो एन निकालने का जो तरीका होता है वो होता है एल माइनस ए अपॉन में डी प्लस में 1। तो एन इक्वल टू, हम आगे बढ़ेंगे, एल क्या है, अंतिम पद क्या है 399, फिर प्रथम पद क्या है 203, फिर नीचे में डी क्या है 7 है प्लस में 1 है। तो आप जो है 399 में क्या घटाने वाले हो, 203 घटाने वाले हो, यहाँ पर आएगा 3 है ना, सॉरी 6 आएगा, 9 में अगर 3 कम करते हैं तो 6 आएगा, 9 में 0 कम करेंगे तो 9 रहेगा, यहाँ पर रहेगा इतना। तो 196 हम लिख देते हैं, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा 196, 196 बटे क्या रहेगा 7 धन 1 करेंगे। अब 7 से फटाक से भाग दे दो, किसको 196 को 7 से भाग दोगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 रहेगा यहाँ पर। तो 14 आप यहाँ फिर घटा दोगे तो 19 में 14 घटाओगे तो कितना रह जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर हो जाएगा 6, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56। तो आपको पता चल गया कि 28 आएगा, 28 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका एन का वैल्यू, ये 28 है, 28 धन 1 मतलब क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, तो 29 टोटल जो है पद हैं। कुल पद कितने हैं, कितने संख्या ऐसे हैं जो 200 से 400 के बीच में है और वो 7 से भाग जाते हैं, तो वो संख्या कुल 29 टोन है। 29 को यहाँ नहीं लिख सकते थे, याद रखिएगा। तो जब लिख ही नहीं सकते तो योग करना तो और मुश्किल हो जाता, इसलिए देखो कितना जरूरी है कॉन्सेप्ट हमें समझना। ये सारे काम जो है एक प्रश्न को बनाने के लिए काम आते हैं, इसलिए हर क्लास में मैं बार बार और हर क्वेश्चन के बीच में मैं रिपीट करता रहता हूं कि कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो मेरे बात को समझना, बुरा मत मानना कि हर बार सर वही बोलते हैं कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ही सब कुछ है। कॉन्सेप्ट के अलावा आपको क्वेश्चन पर जो है थोड़ा फोकस करना है, कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसका अभी उत्तर निकालना बचा हुआ है। इसने योग पूछा है, योग क्या पूछा है उसको देख लेते हैं। भाई ये जितने भी आएंगे विषम संख्याएं, या फिर जो विषम बोल दिया गलती से, क्या 7 से भाग जाने वाली संख्याएं, उनको योग करना है। तो Sn इक्वल टू एक योग का सूत्र है, क्या समांतर श्रेणी का, वो समांतर श्रेणी दिख रहा है, समांतर श्रेणी है और उसमें कुल पद कितने हैं 29 हैं, अंतिम पद भी पता है, प्रथम पद पता है, सर्वांतर पता है, तो हम निकाल सकते हैं Sn। Sn मतलब पदों का योग, पद है 29, एन का वैल्यू अपॉन में कितना 2, ठीक है अच्छी बात है, आगे बढ़ेंगे। ए प्लस एल मतलब है आपका ए क्या है 203, एल क्या है अंतिम पद क्या है 399 है ना, अंतिम पद क्या है 399, प्रथम पद क्या है ये, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं, 9 3 हो जाएगा 12, 12 ऊपर में यहाँ 1 लिख देंगे, 2 को लिखने के बाद हासिल है 1, और ये हो जाएगा 10, 9 1 10, 0 लिख देंगे, यहाँ हासिल को लिख देते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर 6, तो कितना लिखेंगे 602, तो हमारे पास 602 है। 602 को अपन क्या करेंगे, पहले 2 से भाग दे देंगे और इन संख्याओं को गुणा कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान से चीज़ों को देखें, तो ये हो जाएगा 29 गुणित
अब 602 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 301 है ना, 301 है। अब 301 को आप जो है गुणा करेंगे तो आंसर आपको दिख जाएगा। तो हम लिख देते हैं SN का वैल्यू, रफ में पहले लिखना है तो रफ में इधर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले छोटे संख्या को लिखें क्या, चलो बड़े संख्या को पहले लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं, 29 को लिखते हैं। तो आपको गुणा करना आता है सभी को। पहले 9 लिखेंगे, 9 का गुणा होगा 1 से, फिर 0 से 0 रहेगा और हो जाएगा 9 तिया 27, तो मैंने 27 लिख दिया, यहाँ कटमट। फिर यहाँ पर 2 बिल्कुल ठीक है, फिर 0 से 0 आएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, इनको जोड़ते हैं 9। जिस संख्या के अंत में 9 होगा वही आंसर बन रहा होगा, क्योंकि इकाई अंक से पता चल जाता है ना, यही आंसर है। देख के ही मुझे समझ आ गया था कि क्या आने वाला है, यहीं से भी आंसर पता चल गया था कि इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 × 1, तो बाकी किसी में लास्ट में 9 नहीं बन रहा है तो आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, गुणा करने की भी कोई जरूरत नहीं होती। अगर आपको इकाई अंक का कॉन्सेप्ट पता हो तो याद होगा आपको तीसरा वीडियो हमारा, उसमें इकाई अंक का हमने कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये है 8729 होगा। बहुत ही सरल है, ऐसे भी कर सकते हो, इसका गुणा करेंगे तो 29 आएगा और जो है 29 से कम 29 और 29 या क्या होता है 87 होता है। ये आपका सामान्य तौर पर उत्तर पता चल जाता है देखने से, ठीक है। फिर हमारा अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न ध्यान से देखें। अंतिम प्रश्न क्या कहता है, समांतर श्रेणी का योग यदि क्या दिया गया है, इस प्रकार से SN दिया गया है, तो आपको प्रथम पद बताना है और सर्वांतर बताना है क्या होगा, ठीक है। प्रथम पद और सर्वांतर बताना है क्या होगा। ये टेट जो है CG टेट 2022 में प्रश्न आया हुआ है, देखिए उत्तर कैसे निकालेंगे। आप सभी जो है स्क्रीनशॉट लेकर रखें, क्या आएगा आंसर, ध्यान से आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं किस प्रकार से संख्या बनेंगी उसको तो समझना पड़ेगा। पहले SN को जो लिख लेते हैं, जो दिया है n² प्लस में है कितना 2n, ये हमें SN दिया गया है। SN के माध्यम से हमें पता चलेगा कि समांतर श्रेणी क्या था और क्या था। अगर ये नहीं ज्ञात करना है तो A भी जल्दी दिख सकता है, पहले ही लाइन में A दिखेगा, S1 ही पहला होता है A के बराबर, ठीक है। A ही क्या है आपका, ध्यान समझो, A मतलब शुरुआत, पहला पद मतलब पहला पद का योग एक ही पद है, मतलब वही प्रथम पद है। तो वो कैसे निकलेगा, n के जगह आपने क्या रखा है 1 रखा है। इट मीन्स दैट आप आगे बढ़ेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में 2 × 1 करेंगे, अर्थ आएगा यहाँ पर योग है एक प्रकार का जो कि एक ही पद है, मतलब प्रथम पद है, वो 3 आया। तो सब में 3 है क्या, जिसमें नहीं होगा उसको काट दो, एलिमिनेट करना आना चाहिए, एलिमिनेट कर दिया। तो इनमें से फिर से आंसर हमें आगे बढ़ा रहा है। H2 निकालेंगे, H2 कैसे बनता है, A प्लस में D, A प्लस D से क्या बनता है H2 बनता है। क्या मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया था, H2 का मतलब क्या होगा, A को हम, अच्छा ये जो है दूसरा पद होगा, सॉरी दूसरा पद और प्रथम पद दोनों का योग से क्या बनेगा SN बनेगा। SN में 2 लिख देंगे, इसका ये मतलब होगा S1 भी रहेगा और उसमें क्या रहेगा S1 के साथ जो है S2 भी रहेगा। तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर A भी रहेगा, प्रथम पद है, इसको A1 कहते हैं, समझाने के लिए A2 कहते हैं। ये A1 है, A2 है, A को ही A1 बोल रहा हूँ जानबूझ के, ये A2 है। तो आपको A2 निकालना है, पहले तो A2 निकल जाएगा तो समझ आ जाएगा। देखिए H2 पहले निकालेंगे तो A2 निकल पाएगा। H2 कैसे निकलेगा, 2 का वैल्यू रखना है यहाँ पर, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ A1 बोल रहा हूँ। A1 प्लस में क्या लिखूंगा मैं A2, दूसरा पद पता चल जाएगा तो सर्वांतर ही पता चल जाएगा। तो H2 के लिए फार्मूला यही हम रखेंगे, अर्थात n की जगह 2 रखना है, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 × 2 मतलब क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 8 आया। ये H2 आया, ये मत कहना कि S1 3 है, H2 8 है तो दूसरा पद 8 है, दूसरा पद 8 नहीं है, 2 पदों का योगफल 8 है। तो 2 पद का योगफल 8 है, इसका क्या मतलब है, इन दोनों का अंतर कर सकते हैं पहले, क्योंकि पहले पद में ही कुछ जोड़ के दूसरा पद का निर्माण करके हमने H2 बनाया होगा। H2 का मतलब क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, H2 का मतलब होता है पहला पद तक का योग, फिर दूसरा पद को भी उसमें क्या करना है, जोड़ देना है। दूसरा पद में क्या आ जाएगा, ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इस पूरे को हम क्या कह देते हैं A1 प्लस में, इस प्रकार से A2 करके, है ना। या फिर आप जो है सोच सकते हो, समझ सकते हो, 2 पदों का योगफल, तो 2 पदों का योगफल से H2 बना है, 2 पद, तो इन दोनों पदों का योगफल से हम ऐसे कर सकते हैं काम। 8 में आप पहले पद को घटा दो या फिर पहले पदों का योगफल को घटा दो तो आपको दूसरा पद मिलेगा, वो है 5। कहने का ये मतलब है श्रेणी में पहला पद हो जाएगा 3,
3 के बाद दूसरा पद हो जाएगा आपका 5, दूसरा पद क्या होगा 5, है ना, तब तो सर्वांतर हम निकाल पाएंगे। 5 के बाद फिर से इसमें क्या आ जाएगा, 5 के बाद आ जाएगा 7, 7 के बाद आ जाएगा, आपको पता चल सकता है S3 कैसे होगा पता है, इन तीनों का योग होगा। S2 क्या होगा पता है, इन दोनों का योग होगा। S1 क्या होगा, इस प्रकार से। और पद कैसे आएंगे, दो का बढ़ाना है यहाँ पर, इस प्रकार से। आपको यकीन ना हो तो S3 निकाल के देखो, वो इनका योग के रूप में रहेगा, 3 पदों का योग, है ना। समांतर श्रेणी में ये जो लिखा रहता है वो पदों का योग होता है, पद नहीं होते। पद तो निकालना पड़ता है। पद कैसे निकलते हैं, आगे जो पद निकल रहे हैं उसको पहले आए हुए पद से घटाते जाओ, है ना, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, S3 भी निकालना चाहते हैं, मान लो प्रयोग के तौर पर, तो क्या आता है भाई, S3 मतलब इन सब का योग, है ना। मैं रफली योग करूंगा तो आ जाएगा क्या, यहाँ पर 8 हो गया, है ना, 8 और हम 7 यहाँ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हमारे आंसर ही 15 आना चाहिए। देखते हैं, 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर n की जगह 3 मतलब हो जाएगा 3 का वर्ग 9, है ना। फिर यहाँ पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 6, है ना, 3 दूनी 6, कितना होता है 15, और इसमें भी क्या आ रहा है 15। अगर S4 निकालोगे तो 4 पदों का योग होगा। 4 पदों का योग कैसे होगा, 15 में, और यहाँ पर यहाँ तक तो 15 था, 15 में 9 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 15 में आप 9 जोड़ दो, आपको मिल जाएगा वो है 24, है ना। 15 में 9 जोड़ने से क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। तो S4 निकाल के देखो, तो S4 में भी क्या आएगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मुझे D पता चल गया है। D क्या आएगा 5, ये 2 आने वाला है ना, और D ही तो ज्ञात करना था, पहला आंसर ही आंसर है, ठीक है। फिर भी प्रयोग कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 का घात 2 होगा, 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये 16 और 8 को जोड़ेंगे तो क्या होता है 24 होता है। तो यहाँ पर भी देखो 24 आ रहा था। तो बात समझिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें कि हमने आपको जो बताया वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था। ये शुरू के 2 पद में ही पता चल जाता है कि सर्वांतर क्या आ जाएगा। SN और S2 निकाल लो, आपको सारे चीज पता चल जाएगा क्या क्या आने वाला है। तो प्रथम पद 3 है, पता चल गया था, और सर्वांतर क्या है, वो सर्वांतर क्या है 2 है, ठीक है। दूसरा पद हमें निकालना नहीं था, हम समझाने के लिए पूरा निकाल दिया। दूसरा पद 5 आएगा, तीसरा पद 7 आएगा, चौथा पद 9 आएगा, और पांचवा पद 11 आएगा, ठीक है। इस प्रकार से चीजों को आपको समझना होगा, कॉन्सेप्ट को याद रखना होगा। स्टूडेंट्स, आज का क्लास आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ आया, ये जरूर बताइएगा। अपना फीडबैक देते रहें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपका और मैं किस प्रकार से हेल्प कर सकता हूँ, क्या मैं अपने पढ़ाने के तरीका में कुछ बदलाव करूँ। ये सभी बातों को मुझे ध्यान में रखना होता है, इसलिए आपका जो प्रतिक्रिया है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।